हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है अमराई, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक देशभक्ति कहानी है। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाई बटन दबाकर हमें ऐसी ही कहानियों को लाने के लिए प्रेरित करते रहें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। समराई में सावन के लगते ही झूला पड़ जाता है और विजयदशमी तक पड़ा ही रहता है। शाम सुबह तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां उस झूले की शोभा बढ़ाती हैं। यह उन दिनों की बात है जब सत्याग्रह आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था। सारे भारतवर्ष में समराग्नि धधक रही थी। दमक का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था। अखबारों में लाठीचार्ज, गोलीकांड, गिरफ्तारी और सजा की धूम के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं था। इस गांव में भी सरकार के दमन का चक्र चल चुका था। कांग्रेस के सभापति और मंत्री पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। एक दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाया करते थे। बहनें भाइयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहनाती, हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहती, भाई इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी भी पीठ दिखाकर मत भागना। एक तरफ तो राखी का चित्ताकर्षक दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूले पर झूल रहे थे। इनके सुकुमार हृदयों में भी देश प्रेम के नन्हे नन्हे पौधे प्रस्फुटित हो रहे थे। बहादुरी के साथ देश के हित के लिए फांसी से लटक जाने में भी वे शायद गौरव समझते थे। पहले तो लड़कियां कजली गा रही थी। एकाएक छोटा सा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली बजली तो गए भूल और लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अभी 3 ही महीने पहले वे राय साहब बने थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तो वे थे ही और थे सरकार के बड़े भारी खैरख्वाह। जब उन्होंने सुना कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गई है, प्रायः इस प्रकार की वहां चीजें रोज होने लगी हैं, तो वे बड़े घबराए। फौरन घोड़ा कसवा कर अमराई की ओर चल पड़े, किंतु उनके पहुंचने के पहले ही वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियामत अली ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर साहब आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मालूम होता है आप भी उन्हीं में से एक हैं। यह सब आपकी ही तबीयत से हो रहा है, लेकिन इससे अमन में खलल पड़ने का खतरा है। आप 5 मिनट के अंदर ही यह सब मजमा यहाँ से हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूरन लाठियां चलवानी पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी जरा सब्र रखिए, मैं अभी यहाँ से सबको हटवाए देता हूँ। आपको लाठियां चलवाने की नौबत ही नहीं आएगी। नियामत अली का पारा 110 पर तो था ही। बोले, फिर भी मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे, नहीं तो मुझे मजबूरन लाठियां चलवानी ही पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 60 साल का नाती विजय हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर उनके सामने खड़ा हो गया। ठाकुर साहब को संबोधन करते हुए बोला, दादाजी देखो मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। इतने में ही उनकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, धानी रंग की साड़ी पहने आकर ठाकुर साहब से बोली, दादा ये विजय लकड़ी की तलवार लेकर बड़े बहादुर बनने चले हैं। मैं तो दादा स्वराज का काम करूंगी और चरखा चला चला कर देश को आजाद कर दूंगी। फिर दादा बतलाओ, मैं बहादुर बनूंगी कि ये लकड़ी की तलवार वाले? विजय की तलवार का पहला वार कांति पर ही हुआ। उसने कांति की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, देख लेना, किसी दिन फांसी पर न लटक जाऊं तो कहना, लकड़ी की तलवार है तो क्या हुआ, मारा कि नहीं तुम्हें?
बच्चों की इन बातों में ठाकुर साहब क्षण भर के लिए अपने आप को ही भूल गए थे। उधर 10 मिनट से 11 होते ही दरोगा नियामत अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का हुक्म भी दे डाला था। देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगी। आज अमराई में ठाकुर साहब के भी घर की स्त्रियां और बच्चे थे और गांव के भी प्रायः सभी घरों के स्त्रियां, बच्चे और युवक त्योहार मनाने आए थे। उनकी थालियां राखी, नारियल, केसर, रोली, चंदन और फूल मालाओं से सजी हुई थी। किंतु थोड़ी ही देर बाद जिन थालियों में रोली और चंदन था, खून से भर गईं। जब पुलिस मजमे को तितर बितर करके चली गई तो देखा गया कि घायलों की संख्या करीब 30 की थी, जिनमें अधिकतर बच्चे, कुछ स्त्रियां और 8-10 युवक थे। विजय को सबसे ज्यादा चोट आई थी। चोट तो कांति को भी आई थी, किंतु विजय से कम। ठाकुर साहब का तो परिवार का परिवार ही घायल हो गया था। घायलों के उनके घर में पहुंचाया गया और अमराई में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। विजय की चोट गहरी थी, दशा बिगड़ती चली जा रही थी। जिस समय वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उसी समय कोर्ट से ठाकुर साहब के लिए सम्मन आ गया। उन्हें कोर्ट में यह पूछने के लिए बुलाया गया था कि उनका आम का बगीचा असहयोगियों का अड्डा कैसे और किसके हुक्म से बनाया गया। ठाकुर साहब भी ऑनरेडी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा ठाकुर साहब ने भी ऑनरेडी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, राय साहिबी का त्याग पत्र जेब में लिए हुए कोर्ट पहुंची। उनका बयान इस प्रकार था: मेरा बगीचा असहयोगियों का अड्डा कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं अभी तक सरकार का बड़ा भारी खैर ख्वाह रहा हूँ। मुझे सरकार की नीति पर विश्वास था और अपने घर में बैठा हुआ मैं अखबारी दुनिया का विश्वास कम करता था। मुझे यकीन ही नहीं आता था कि न्याय की आड़ में सरकार निरीह बालक, स्त्रियों और पुरुषों पर कैसे लाठियां चलवा सकती है। किंतु आज जो सारा भेद मेरी आंखों के ही आगे विषैले अक्षरों में लिखा गया, मेरा तो यह विश्वास हो गया है कि इस शासन विधान में जो प्रजा के हितकर नहीं है, अवश्य परिवर्तन हो जाना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वह शासन सुधार के लिए काम करे और पूरा पूरा सहयोग दे। मैं भी अपना धर्म पालन करने के लिए विवश हूँ और मेरी यह राय साहिबी और ऑनरेडी मजिस्ट्रेट का त्याग पत्र आपको मैं सौंप रहा हूँ। ठाकुर साहब तुरंत कोर्ट से बाहर चले गए। दूसरे ही दिन से उस अमराई में रोज ही कुछ आदमी राष्ट्रीय गान गाते हुए गिरफ्तार होते और 60 साल के बूढ़े ठाकुर साहब को सरकार के इतने दिन की खैर ख्वाही के पुरस्कार स्वरूप 6 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना हुआ। जुर्माने में उन अमराई नीलाम कर ली गई। जहां हर साल बरसात में बच्चे झूला झूलते थे, वहीं पुलिस के जवानों के रहने के लिए पुलिस चौकियां बना दी गई थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।